वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लास है। तो आज की जो वीडियो है सो हमारा जो है सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चल रहा है उसके ऊपर होगी। और यह वीडियो जो है सो हमारा जो सीडीपी का चैप्टर जो है अधिगम का मूल्यांकन उसके ऊपर होगी। उसके ऊपर पूछे जाने वाले जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे हम देखेंगे इसमें। और इसमें हम जो है सो सीटेट के जो हमारा जो है सो जून 2011 से लेकर और जो हमारा 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। और इससे वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो सीडीपी के ऊपर इससे पहले वाले चैप्टर वाइज को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप चैनल पे नए हो तो जाके चैनल पे जाके वहाँ पे वीडियो में जाके या प्ले लिस्ट में मैंने बना दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। आप वहाँ से जितने भी आपके चैप्टर हैं सीटेट में वो सारे क्वेश्चन जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। ए अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। दूसरा, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी का उपाधि देना। इसमें ना उपाधि देना है ना तुलना करना है, ये दोनों गलत है। तीसरा, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। चौथा, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर है वो थर्ड हो जाएगा। शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, जिसमें विविध तरीके आ जाएं वो जो है सो ज़्यादा सूटेबल आंसर होता है किसी भी क्वेश्चन का। 19 नंबर है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्यालय आधारित जो आकलन होता है मुख्य रूप से किस पर सिद्धांत पर आधारित होता है। आकलन बहुत किफ़ायती या मितव्ययी होना चाहिए। दूसरा, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तीसरा, किसी भी कीमत पर विद्यार्थी को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। चौथा, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो विद्यालय आधारित आकलन जो है ना सो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका जो हो जाएगा ये दूसरा, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थी की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ये जो होगा सो राइट आंसर हो जाएगा इसका दूसरा। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है शिवाय ए विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। दूसरा, विद्यार्थियों की त्रुटियां। तीसरा, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ। चौथा, विद्यार्थियों की क्षमताएं। आपको जो है सो इसमें जो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा उनकी जो है सो PDF जो है सो ऐसा बन गया है, इसलिए आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए। मैं जो बता रहा हूँ वो सुनिए तो उससे आपको पता लग जाए जो क्या है कहाँ पे क्या है। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर होगा 20 का जो होगा ना सो पहला होगा विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। जो सो आकलन जो है आकलन निम्नलिखित में ध्यान है सिवाय जो है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। 21 नंबर है, विद्यालय आधारित आकलन ए शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बना देता है। दूसरा, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। तीसरा, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। चौथा, परिचित वातावरण में अधिक सीखने की सभी शिक्षार्थियों की सहायता करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा जो आपका होगा ये 21 का जो होगा ना ये हो जाएगा जो परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की सहायता करता है। विद्यालय आधारित आकलन जो है सो परिचित वातावरण में अधिक सीखने के सभी शिक्षार्थियों की सहायता करता है, ये आपका जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि ए राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा संगठन यानी बोर्ड्स जितने भी हैं की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। दूसरा, सभी विद्यार्थी के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तीसरा, विद्यार्थी की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। चौथा, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरक हो सके। इसका जो होगा ये दूसरा हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था तो सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। 23 नंबर है, कथन वाले क्वेश्चन है। कथन है, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। कारण आर, इसमें यह समझने के लिए कि अधिगम को किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और सुधार किया जा सकता है। ए और आर जो है सो दोनों जो है सो सही लग रहे हैं, तो इसका जो होगा सो क्या होगा राइट आंसर चौथा होगा। ए और क्या है, दोनों सही है। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, गणित में अधिगम योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है।
ए अभिक्षमता परीक्षण, दूसरा निदानात्मक परीक्षण, तीसरा स्क्रीनिंग परीक्षण, चौथा उपलब्धि परीक्षण। तो इसका जो होगा अधिगम जो है निर्योग्यता का आकलन किस प्रकार जो है सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है परीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा निदानात्मक परीक्षण जो है सो सबसे अच्छा है। निदानात्मक परीक्षण में आप क्या करते हैं, बच्चे के आकलन करते हैं, उसके जो कोई भी जिस समस्या आती है उससे आप निदान करते हैं। उसमें क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण करते हैं, उसे पहचानते हैं, उसका जो लक्षण होता है कोई भी अगर क्यों आ रही है समस्या उसमें आ रही है तो क्यों आ रही है, उस समस्या को पहचान करके आप उस लक्षण वो जो है समस्या को दूर करते हैं। उसके बाद हमारा है 25 नंबर है, निम्न में से कौन सा आकलन करने की सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। दूसरा आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। जैसे आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। चौथा आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो आकलन का जो है सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका पहला सुटेबल है और राइट आंसर ये ही है, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, जो सीटेट सितंबर 2015 में पूछे गए। इसमें सारे सीटेट वाले क्वेश्चन ही हम देखेंगे, जो भी जो है सो सारे प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर में पूछे न गए हैं कभी ना कभी, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ए इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। दूसरा, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। तीसरा, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन की जाए। चौथा, इससे विद्यार्थियों को भय और तनाव का संचार हो। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इसमें पहला, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, तो ये पहला होगा इसका राइट आंसर। 27 नंबर, निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से जो है संबंधित नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन है, यह बच्चों के धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोग होता है। दूसरा, इससे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तीसरा, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। चौथा, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, इससे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। बच्चों के धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने के उपयोगी होता है। यह शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है। ये भी विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित होता है। ये जो है ना, इससे भारत की शिक्षा अधिकार का अधिनियम अनिवार्य जो है सो अनिवार्य किया गया है, संबंधित नहीं। मूल्यांकन को डैश ए असंगठित प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तीसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। चौथा, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तीसरा जो है सो सबसे बेस्ट आंसर है इसका। 29 नंबर है हमारा, मूल्यांकन प्रक्रिया का लक्ष्य होना चाहिए। ए विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पहचान करना। दूसरा, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तीसरा, विद्यार्थियों को नामांकित करना। चौथा, योग्यता आधारित समूह विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो मूल्यांकन पद्धति का क्या लक्ष्य होना चाहिए, तो ये जो है पहला होगा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पहचान करना। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है। ए पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं। दूसरा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया। तीसरा, यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। चौथा, यह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा थर्ड, यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने में आसान तरीका है। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और इन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या करेंगे। मानवीकृत, मानक, संदर्भित, रचनात्मक, योगात्मक। तो इसका जो इस प्रकार के जो आकलन को कहते हैं रचनात्मक। इसका क्या होगा, रचनात्मक होगा, ड्राफ्ट बना के कार्य करता है। 3 नंबर होगा कथन वाले क्वेश्चन है ये हमारे 32 नंबर। शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण आर, कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने की सक्षम नहीं है। तो इसमें जो है क्या है, 32 का जो है सो मुझे लग रहा है इसका जो है ना दोनों सही है, ए और दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका थर्ड नंबर जो होगा सो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। उसका 33 नंबर क्वेश्चन में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने की सहायता करता है। ए अधिसंज्ञान, स्मरण, अनुकृति, रटकर याद करना। रटकर याद करना तो नहीं होगा, ये क्या होगा इसका जो हो जाएगा अधिसंज्ञान। क्या हो जाएगा, अधिसंज्ञान। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है,
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती? ये छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ कैसे पहुँचे, वहाँ कैसे पहुँचे। दूसरा, शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। तीसरा, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। चौथा, रचनात्मक मूल्यांकन कई तरीके से जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो 34 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। 35, सीखने के आकलन के अतिरिक्त सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करे। दूसरा, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे। तीसरा, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दे। चौथा, शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें। तो इसका जो होगा ना ये हो जाएगा दूसरा, शिक्षण अधिगम के दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। तो हमारा जो है इसका जो अधिगम का जो आकलन था उस पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2022 तक वो हमने सारे देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।